स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर नंबर 6। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? तो देखो, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है आपका लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, या फिर कह सकते हो आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज लाइसिस का क्या मतलब होता है? तो लाइसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग। क्या मतलब होता है इसका? सेपरेट करना, अलग करना। सेपरेटिंग का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में किस चीज़ से है कि ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज लेके आना किसी सब्सटेंस में, इन अ सब्सटेंस। और कैसे? बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो करता क्या है? इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप में? किसके बीच में रिलेशनशिप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच में। बहुत सारे ऐसे जो जैसे कि एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और जो एलॉयज़ होते हैं, ठीक है, एलॉयज़ जो हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे इसके बारे में, चाहे ये आपका सॉलिड स्टेट में हो या फिर आपका मोल्टेन स्टेट में हो, ये अलाउ करते हैं। क्या अलाउ करते हैं? अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये बिना किसी जो पास करने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिना किसी अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं होता इसमें, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हो, जैसे हमारे यहाँ कॉपर की वायर्स लगी होंगी, जैसे लोहे की वायर्स वगैरह लगी होंगी रूम हीटर वगैरह में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है लेकिन कोई केमिकल चेंज उसके अंदर नहीं होता। ऑल्दो वो हीट करता है और हीट करता है, बस यही है। और हीट करने के अलावा और कुछ तो उसमें कुछ स्पेशल नहीं दिखता। एक्सपेंशन वगैरह होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो, तो लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं दिखता है। नॉन मेटल्स जैसे होते हैं, तो ये तो बात हुई मेटल्स और एलॉयज़ की। तो जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा, तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि आपका सल्फ़र है, जैसे कि आपका फॉस्फोरस है, ये सब क्या है? ये सब जो है अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। तो इसीलिए ये जो मेटल और एलॉय हैं, तो यहाँ पे मेटल और एलॉय को हम क्या बोलेंगे कि मेटल और एलॉय हमारे कंडक्टर्स हैं, और जबकि नॉन मेटल्स हमारे क्या हुए? ये नॉन कंडक्टर हुए, और साथ ही साथ या फिर कह सकते हो इंसुलेटर हुए। यानी ये अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। अब दोनों का होना देखो ज़रूरी है ना। कंडक्टर्स का भी होना ज़रूरी है, इंसुलेटर का भी होना ज़रूरी है। एक वायर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, नॉन कंडक्टर की तरह काम करती है। वेयर एज जो उसमें कॉपर होता है वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो दोनों की ज़रूरत है, दोनों का अपना काम है। तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो पहले ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, मेटेलिक कंडक्टर के बीच में और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में। लेकिन इससे पहले हमको देखना ही पड़ेगा, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिफरेंटली बिहेव करते हैं जब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने देंगे?
पास होने देंगे, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, एक्वस यानी वाटरी सॉल्यूशन में हो, या फिर अपने मोल्टेन स्टेट में होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंपाउंड्स की। कौन से कंपाउंड्स? केमिकल कंपाउंड्स के। लेकिन होता क्या है, सॉलिड स्टेट में वो ये जो है कि सॉलिड स्टेट में वो पास नहीं होने देते और डिकम्पोज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। जैसे कि आप अगर कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन ले लो, किसको ले लो? कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन ले लो। तो अभी जो आपका कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन है डिकम्पोज करेगा कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन को, किस में? कॉपर में, और साथ ही साथ क्लोरीन में डिकम्पोज कर देगा। और ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन या एक्वा सॉल्यूशन में, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से डिकम्पोज हो जा रहा है मेटेलिक कॉपर में और क्लोरीन में। तो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कंडक्ट करने देगा इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन या फिर एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि जाने नहीं देंगे, पास नहीं करने देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडक्टर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कंडक्टर वो कंडक्टर जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो यहाँ पे दो कंडक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो हमारा कंडक्टर कौन सा होता है? एक तो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है जो मेटल्स हैं, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक में जैसे हम लोगों ने देखा था कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था केमिकल कंपाउंड का। तो जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे ना मेटेलिक कंडक्टर में एक सिंगल स्ट्रीम होती है। किसकी? सिंगल स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्लो करती है नेगेटिव पोल से लेके पॉजिटिव पोल तक। वेयर एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जैसे कि कॉपर सल्फेट यहाँ एग्जांपल में ले लो, और यहाँ पे हम लोग कॉपर वायर ले लिए हैं। वहीं कॉपर सल्फेट वाले में देखो यहाँ पे दो स्ट्रीम में फ्लो करता है करंट। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि लिक्विड में ऐसे देखोगे तो ये एक इधर से फ्लो करता है और फिर इस तरफ से इस तरफ, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से फ्लो करता है। वन ऑफ द पॉजिटिव कैटायन जो है फ्लो करता है टुवर्ड द नेगेटिव कैथोड, और दूसरा नेगेटिव एनायन से फ्लो करता है टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड। तो इस तरीके से ये दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहाँ पे जो इनका मेटेलिक कंडक्टिविटी होता है, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी एक्चुअली में प्रॉपर्टी होती है ऑफ मेटल। मेटल की खुद की प्रॉपर्टी होती है या फिर एलॉय की खुद की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है इनकी, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे ये कॉपर और ये आपका सल्फेट। ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है? ये आयन से, चार्ज आयन से बना हुआ है कंबाइन करके। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस कंपाउंड को जो आयन से बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे जब बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, तो चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो, ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में ही कंडक्टर होते हैं। सॉलिड में अगर ये हो जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कंडक्शन जब होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है ना, बस, और या फिर उसके शेप में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल नहीं है।
यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होता क्या है कि पैसेज की वजह से न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट जो है कि आपके फॉर्म होते हैं एट इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे उसमें जो है कि नया प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये फिजिकल प्रोसेस था और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको केमिकल चेंज में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? ये एक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का केमिकल कंपाउंड का इन एक्वस सॉल्यूशन, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो या मोल्टेन स्टेट में हो, accompanied by chemical change by using direct electric current। अब यहाँ पे देखो एक बात इसने पहले ही कह दी कि ये डीसी से होगा, डायरेक्ट करंट इसको चाहिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो डिकम्पोजिशन होगा केमिकल कंपाउंड का, और केमिकल कंपाउंड जैसे कि यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर और सल्फेट में टूटेगा। कब टूटेगा? जब यहाँ पे इसको एकम्पनीड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी उसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट लेके। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने अभी देखा, ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि चाहे एक्वस सॉल्यूशन में हो यानी अपने वाटर वाले सॉल्यूशन में, या फिर खुद मोल्टेन स्टेट में हो, ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टेन सॉल्ट भी हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर हो सकता है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ एसिड भी हो सकता है, अल्कली भी हो सकता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड भी हो सकता है, बेसेस भी होते हैं, और साथ ही साथ सॉल्ट्स भी होते हैं। एसिड में आप ले लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, फॉस्फोरिक एसिड ले लो, या फिर आप HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद बेसिस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ये सारे के सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट में भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है जैसे अभी ऊपर लिया, लेड ब्रोमाइड है। तो ये सब क्या है? आपके सॉल्ट में हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी दो कैटेगरी के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो हम लोगों ने देख लिया, केमिकल कंपाउंड है जो डिकम्पोज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पे। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होती है, ये अलाउ करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है। फिर ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, और यहीं पे अगर बात करें वीक की तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर नहीं बोल सकते, क्या कहेंगे? पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी पास होती है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पास होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप सॉल्यूशन लोगे इलेक्ट्रोलाइट में वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है इन फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। अब यहाँ पे बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक वाला जो होता है ये फुल्ली या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये हमेशा पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली इसका ब्रेकडाउन होता है इन्फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पे आपको ओनली फ्री मोबाइल आयन मिलेंगे, मूवेबल आयंस मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको आयंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मॉलिक्यूल्स भी मिलने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है तो जो बल्ब है वो बल्ब कैसा ग्लो करेगा? वो ब्राइटली ग्लो करेगा, बिल्कुल चमकदार होगा। और जबकि आप अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा है और बल्ब ग्लो करवा रहे हो तो ग्लो जो है वो कैसा होगा? डिमली होगा, थोड़ा डिम रहेगा वो। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में सारे ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एसिड में भी लेते हैं, बेस में भी लेते हैं, सॉल्ट में भी लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एसिड में, बेस में और सॉल्ट में तीनों तरह के एग्ज़ाम्पल्स हम लेने वाले हैं।
एसिड में देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके अलावा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड भी आप देखो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। बेसिस में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। सॉल्ट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, लेड ब्रोमाइड है, इसके अलावा कॉपर क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट भी। ये कैसे हैं? ये आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। बात करें हम इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आपका कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड के अलावा एसिटिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। बेसिस में बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अलावा सॉल्ट में हम लोग देखें तो अमोनियम कार्बोनेट है, लेड एसीटेट है अमोनियम कार्बोनेट के लिए, तो ये आपका अमोनियम कार्बोनेट हो गया। या फिर हमने किसकी बात की? लेड एसीटेट की। लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको लिखना नहीं है, बस याद रहे, नाम भी लिख दोगे आप तो काम हो जाएगा। ये अमोनियम कार्बोनेट है और आपका ये लेड एसीटेट है। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अभी आपने देख लिया इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाएगा? ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा जो कि चाहे वो सॉल्यूशन में हो, है ना, या फिर मोल्टेन स्टेट में हो, वो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो अलाउ नहीं करेंगे किसको पास करने को? इलेक्ट्रिसिटी को, तो उनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये डिकम्पोज नहीं होता है इलेक्ट्रोड्स पे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनके पास आयंस भी नहीं होता है इवन सॉल्यूशन के अंदर, और इनमें सिर्फ आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है? मॉलिक्यूल मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के अलावा आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल के अलावा ये केरोसिन, तो ये भी देखो मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ये सारे, लेकिन फिर भी ये जो है नहीं जो है कि उसको पास नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी को। कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, इसके अलावा बेंजीन ले लो, बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा। ग्लूकोज ले लो, इसके अलावा आप यूरिया ले लो, तो ये सारे के सारे एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो एसिड, बेसिस या फिर जो आपका सॉल्ट है ये आयोनाइज हो जाता है जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो एसिड और किसकी बात की? अल्कली की बात की। तो ये क्या कर जाते हैं? ये आयोनाइज कर जाते हैं जब इनको क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है किसमें? वाटर में, डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करते ही। जबकि अगर हम बात करें बेसिस की और बेसिस के साथ सॉल्ट्स की, तो ये क्या करेंगे? ये डिसोसिएट होंगे अपने फ्यूज्ड या फिर मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, और ये जब फ्यूज होंगे और या फिर इनका जब एक्वा सॉल्यूशन लोगे तो आपको, तो ये उसमें क्या हो जाएंगे, या इसमें से क्या निकलेगा? फ्री मोबाइल आयंस निकलेंगे जो कि क्या करेंगे? फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये फ्री मोबाइल आयंस क्या होते हैं? यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग वाले में जैसे HCl था, तो HCl देखो कैसे ब्रेक करेगा? H+ आयन और साथ में क्लोरीन का निगेटिव आयन बनेगा। अगर एग्जांपल लें हम HNO3 का, तो नाइट्रिक एसिड में देखो H+ आयन मिलेगा पॉजिटिव और NO3, तो देखो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। जबकि हम लोग बात कर रहे थे अभी वीक की भी, तो वहीं ये स्ट्रॉन्ग में देखा हमने एसिड में, यहीं वीक की बात करें तो वीक में आपका है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वाले में देखो आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है, मॉलिक्यूल के साथ आपको आयन मिल रहा है ना। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड में भी देखो, तो फॉर्मिक एसिड में भी आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है और मॉलिक्यूल के साथ आपको आयन मिल रहा है। फिर ऐसे ही आ जाते हैं हम अगर बेसिस में, तो बेसिस में भी अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आप एग्जांपल लो, तो पोटेशियम का कैटायन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड का आपको एनायन मिलेगा। ऐसे ही सोडियम का ले लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का कैटायन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड का एनायन मिलेगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग के लिए।
वीक में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड था वीक सॉल्ट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलेगा आपको, अमोनिया का आयन मिलेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड का एनायन मिलेगा। ये कैटायन मिला, एनायन मिला। इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक जो है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें भी आपको कैल्शियम का कैटायन मिलेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड का एनायन मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिस का हो गया, ठीक है, ये बेसिस हैं आपके। अब बेसिस के अलावा अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में भी एक वीक देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग देखते हैं। जैसे कि हम पहले स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग में देखो लेड ब्रोमाइड लिया था हम लोगों ने, तो लेड का कैटायन मिलेगा और साथ में ब्रोमीन का एनायन मिलेगा। वहीं वीक लेंगे अगर, तो वीक में हम कौन सा ले लें, हम ले लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट में आपको क्या मिलने वाला है, अमोनियम कार्बोनेट में आपको अमोनियम का यहाँ पे कैटायन मिलेगा और साथ में कार्बोनेट का एनायन मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये तो अभी हम लोगों को काम आएगा, आगे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट देख लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की या फिर वोल्ट मीटर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नॉन कंडक्टिंग वेसल है। नॉन कंडक्टिंग वेसल यानी कि जिसमें बिजली पास नहीं होती। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसको इमर्ज किया गया है एक सॉल्यूशन में, और ये जो सॉल्यूशन कैसा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और इसको यहाँ पे इमर्ज किया गया है क्या करने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए। क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिक्वायर होता है और ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस काम के लिए है, ये आउटसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, डीसी सोर्स है। यहाँ पे देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी जो है डीसी सोर्स के लिए है, ताकि ये शुरुआत करेगी, पहल करेगी मूवमेंट आयंस का, किसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ये मूवमेंट को इनिशिएट करेगी, यानी मूवमेंट को बिगिन करेगी, जहाँ पे केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे केमिकल चेंज होगा और ये कन्वर्ट करेगी किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये कैथोड है और आपका ये एनोड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैथोड है इसमें, तो कैथोड जो है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव वाले आयंस आके चिपकते हैं और नेगेटिव वाले में, कैथोड वाले में पॉजिटिव वाले आयन आके चिपकते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो यही है आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स की। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली में दो मेटल प्लेट होता है या वायर होता है। तो यही है आपका इलेक्ट्रोड, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये प्लेट भी हो सकती है, वायर हो सकती है, या फिर ग्रेफाइट का रॉड भी हो सकता है आपका, थ्रू विच, जिसके थ्रू करंट एंटर करता है और बाहर निकलता है, लीव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो ये जो कैथोड और एनोड है, यही आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। आयंस क्या होते हैं भाई, तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, इनको आयंस बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में हमने देखा था, तो देखो ये आयन है और आपका ये भी देखो, ये भी आपका आयन है। तो यहाँ पे देखो एक एटम के ऊपर है और एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, तो यही चार्ज जो एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जो कैरी करते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये आपका कौन सा है, ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। तो यहीं पे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका कैटायन है, वो कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये जाता कहाँ पे है, ये कैथोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, और एनायन जो कि आपका नेगेटिव होता है, ये कहाँ जाएगा, आपका एनोड को जाएगा। तो इसको याद रखना है, A to A और
ए टू ए इधर लिखना था ना, क्या लिखेंगे, ये सी टू सी जाएगा और ए टू ए जाएगा, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है अभी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, यानी कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम या फिर कोई आयन क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, लूज करता है। जैसे जिंक है, जिंक क्या करेगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो जिंक के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंक का, यानी ये जो जिंक है इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। वहीं सोडियम, यानी कि देखो यहाँ पे सोडियम जैसे कि 2 8 1 होता है, तो ये एक इसने लूज कर दिया, यानी कि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब यहाँ पे सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही आयरन है, सल्फर है, आप जिसका चाहो उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग ऐसे भी, हम लोगों ने देख रखा है कि ऑक्सीडेशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एडिशन होता है, किसका, ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर एलिमेंट है कोई, कार्बन है, अब यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन यहाँ ऐड, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं मैग्नीशियम की बात करें और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में, और इसको ऐड किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे ये HCl बना लेगा, ठीक है, HCl बना लिया, और यहाँ पे सल्फर आपका अलग हो गया। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, एजेंट जो काम करवाता है उसी को एजेंट बोलते हैं ना, जो आपका कोई काम वाम करवाता है स्पेसिफिक, उसको एजेंट कहा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करता है अदर सब्सटेंस को, किसी दूसरे सब्सटेंस को, बाय आइदर, या तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को या प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को, या फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा, है ना, ये वो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन देगा, या फिर रिमूव करेगा हाइड्रोजन को, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन को वो रिमूव करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऊपर का जो एग्जाम्पल था, ये आपको ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में आ जाओ, तो ये क्लोरीन क्या है, यही रिमूव करवा रहा है ना हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है कार्बन और मैग्नीशियम को, तो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, रेड लेड है, लेड ऑक्साइड है, एक्सेट्रा। सॉलिड्स में, लिक्विड्स में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमाइन, एटसेट्रा। गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन है, ओजोन है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी बहुत हैं। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जहाँ बात ऑक्सीडेशन की होती है वहाँ रिडक्शन की ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गोज साइमल्टेनियसली। तो अब यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में रिडक्शन का मतलब होगा जहाँ पे एटम या फिर आयन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे लूज कर रहा था तो ऑक्सीडेशन, तो गेन करेगा तो रिडक्शन। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर का कैटायन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और ये कॉपर बन गया, ठीक, बिल्कुल न्यूट्रल। वैसे ही फेरिक है और इसका कैटायन है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये क्या बन गया, आपका फेरस बन गया। तो अब यहाँ पे जहाँ कहीं भी एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन को और कैसे डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे रिमूवल हो किसका,
ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिडक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया आपने, तो क्या बन गया, कॉपर बन गया और वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन चला गया, देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड किस में टर्न हो जा रहा है, कॉपर में टर्न हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन ये लूज कर दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन, तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसके अलावा इसका भी देख लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। जैसे कि क्लोरीन हमने लिया था और हाइड्रोजन सल्फाइड लिया हुआ था, तो ये क्या होगा, आपका सल्फर अलग हो जाएगा, साथ में HCl फॉर्म हो रहा था। तो इस वाले इक्वेशन में भी देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने देखा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, क्या करता है वो, रिड्यूस करता है दूसरे सब्सटेंस को, या तो उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देगा, दे देगा इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन दे देगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, या फिर रिमूव कर देगा ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को वो रिमूव कर देगा। जैसे ऊपर की एग्जांपल्स हम लोग देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका कार्बन है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के। तो उसमें आपका कार्बन है, सॉलिड में मेटल है जैसे कि जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सोडियम है, स्टेनस क्लोराइड है, ग्लूकोज है, वगैरह वगैरह। लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये सब कैसे हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। गैसेस स्टेज में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। थ्योरी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की। अब तो थ्योरी क्या कहती है, तो ये जो थ्योरी आई थी ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की, ये दी थी किसने, स्वांते एरेनियस ने दी थी। ठीक है, एरेनियस ने 1887 में एक आयोनिक थ्योरी दी थी, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब डिसॉल्व करते हो आप वाटर में तो वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है फ्री मोबाइल्स आयन में, यानी कैटायन में और एनायन में, और अलाउ करता है करंट का फ्लो करना बिल्कुल आसानी से। जैसे कॉपर सल्फेट में, कॉपर और सल्फेट में ये ब्रेक कर गया। इसके अलावा जो आयंस होते हैं वो कैरी करते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज, और वही जिम्मेदार होते, रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए पूरे सॉल्यूशन में। जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, कि कितना उसके अंदर आयन है। तो जितना आयंस रहेंगे, जितने ज़्यादा फ्री मोबाइल आयंस रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ आयंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी, तो कंडक्टिविटी वहाँ पे पुअर होगी, या फिर कह सकते हो कम होगी। तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो हमेशा बस कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जो इक्विलिब्रियम है उसको इस्टेब्लिश भी किया जाता है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसके भी बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है उसमें भी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम लोगों का कौन सा था, शुगर केन वाला था, बेंजीन वगैरह वाला था, तो जैसे कि शुगर सॉल्यूशन बेंजीन वगैरह है, यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन नहीं होने वाला, कोई फ्री आयंस नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है इस तरह के सॉल्यूशन में। अच्छा, जो डिग्री है डिसोसिएशन की, मतलब कितना ज़्यादा टूटेगा, और वो क्या है, वो इज़ एक्सटेंड टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने पे और ब्रेकअप पे, कि कितना ब्रेक होता है वो आयंस के अंदर। कंडक्शन हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो कंडक्शन देखो कंपाउंड के अंदर कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है आपका कोवैलेंट, दो ही तरह के हैं, एक तो आपका कोवैलेंट होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड
जो कि एग्रीगेट होते हैं ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन के हेल्ड इन देयर पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction. Hence in the solid state an electrovalent compound like sodium chloride cannot conduct electricity despite the presence of ions. यहाँ पे कहना ये चाहता है ये कि जैसे एक सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले लो, ये सोडियम हो गया जो पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जिसने एक गेन किया और निगेटिवली चार्ज हो गया, तो होता क्या है ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ऑल्दो ये आयंस हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कि वो ब्रेक नहीं हो पाता और ऐसे में ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब यही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मेल्ट कर दिया जाता है या पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? और वीक हो जाता है और ब्रेक हो जाता है ना। और जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल मूवेबल हो जाते हैं और कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि जो पैसेज है इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कॉजेज पॉजिटिव आयंस, वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव आयंस, यानी कि जो कैटायन है वो माइग्रेट करेंगे कैथोड पे और नेगेटिव माइग्रेट करेंगे एनोड पे। इसका आपको याद करवाया था मैंने, A to A एंड C to C। ठीक है, इसका याद रखना, यानी कि एनोयन एनोड पे जाएगा और कैटायन कैथोड पे जाएगा। इसके अलावा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एनोड के द्वारा वो हमेशा इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कैथोड। कैथोड जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही एनोड पे वो जो है गेन करेगा। जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे? एनोड पे फॉर्म होगा और कैथोड पे इट सेल्फ, सिंस द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। जो एक्सचेंज है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में यहाँ डायग्राम देखा था, तो यहाँ डायग्राम में देखो, इस वाले में, इस डायग्राम में, तो ये जो आपका देख रहे हो कि ये जो आयंस हैं ये कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? कैथोड पे और एनोड पे। यहाँ पे गेनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे एनोड पे। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलने वाला है आपको, प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो कहाँ पे मिलेगा? या तो कैथोड पे मिलेगा या फिर एनोड पे मिलने वाला है। आगे कहता है यहाँ पे विशेषता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन गैस और मेटल ये लिबरेट होते हैं कैथोड पे और हेंस इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कौन से? हाइड्रोजन गैस और मेटल। हाइड्रोजन क्या है? ये भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, नॉन मेटल है लेकिन पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, और सारे मेटल्स तो कैटायन फॉर्म करते ही हैं। तो ये सब के सब कहाँ पे लिबरेट होंगे? कैथोड पे लिबरेट होने वाले हैं। नॉन मेटल कहाँ पे लिबरेट होते हैं? ये सब एनोड पे लिबरेट होने वाले हैं और इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। जो मास है सब्सटेंस का जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस पे। वो प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात में होगा टू द क्वांटिटी, की कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास किया है इलेक्ट्रोलाइट से। ये फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब इसमें दोनों है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। और कहीं पे भी आप देखो तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि हम लोगों ने देखा A to A C to C, यानी कि एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अल्टरनेटिंग करंट AC, यहाँ पे AC की वजह से कोई केमिकल चेंज नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब पास होगा ये इलेक्ट्रोलाइट से तो ये हेल्प नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस को ऑकर होने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? डायरेक्ट करंट की वजह से होगा, क्योंकि AC क्या होगा ना, AC जो है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होने देगा। इसलिए इसको कैसा चाहिए? एक स्ट्रीम में बहता हुआ करंट चाहिए, तो यानी कि इसको DC करंट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हम लोग देखेंगे किसका? सोडियम क्लोराइड का। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले में देखा था
कि सोडियम क्लोराइड कैसा है, इससे पहले हम लोगों ने एक बार देखा ना कि सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और एग्रीगेट अपोजिट चार्जेस होते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रेक डाउन जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है, प्रोसेस है ड्यू टू विच एक आयोनिक जो कंपाउंड होता है वो डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है आयंस में इन द फ्यूज्ड स्टेट यानी कि मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन अपने वाटरी सॉल्यूशन में। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड रहता है, सोडियम और क्लोरीन ये जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं ना, तो एक्चुअली में इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे में वो ये करते क्या हैं कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए ये फ्री नहीं होते या फिर कह सकते हो मोबाइल आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। तो सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एब्सेंस होता है फ्री आयंस का। लेकिन जब ये एक्वस स्टेट में जाते हैं, दो कंडीशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, जब ये एक्वस स्टेट में जाते हैं तो एक्वस स्टेट में जाने पे होता क्या है कि वाटर कैसा है, पोलर है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट है। तो वाटर के अंदर जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है H2O, वाटर के अंदर हाइड्रोजन जिस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जिसके ऊपर की स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन स्लाइटली पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, क्लोरीन को। वहीं जो ऑक्सीजन है स्लाइटली पुल करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा किसको, सोडियम को। तो ये जो पुल है ऑक्सीजन का सोडियम के ऊपर और हाइड्रोजन का क्लोरीन के ऊपर, अपोजिट चार्जेस का, ये क्या करेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको वीकन कर देता है। क्या करता है, ये वीकन कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और इसीलिए ये जो हैं फ्री हो जाते हैं, फ्री आयंस हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है कि पानी में जाने के बाद सॉलिड स्टेट में क्या हुआ, फ्री मोबाइल आयंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रांगली हिल्ड करके रखा हुआ है, और दोनों का जो वैल्यू है वो एग्रीगेट है, बिल्कुल इक्वल है। एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही ये जो आपका हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है ये पुल कर रहा है क्लोरीन को, और ऑक्सीजन के ऊपर जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ये पुल कर रहा है सोडियम को, और जिसकी वजह से पानी में इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीकन हो जाता है और ये मोबाइल आयंस में हो जाते हैं। वही बात करें हम लोग बी यानी मोल्टेन स्टेट की, मोल्टेन स्टेट में होता क्या है, मोल्टेन स्टेट में किसी भी चीज़ को करने के लिए, सब्सटेंस को करने के लिए आपको देना होता है हाई टेम्परेचर। क्या देना होता है, हाई टेम्परेचर देना होता है, और यही हाई टेम्परेचर क्या करता है, मेल्ट करता है सब्सटेंस को, और यही हाई टेम्परेचर जो मेल्ट कर रहा है सब्सटेंस को ना, यही हाई टेम्परेचर वीकन कर देता है बॉन्ड को, और बॉन्ड जब वीकन हो जाता है तो फिर वही कंडीशन आ जाती है, फ्री मोबाइल आयंस बन जाते हैं और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लिया हमने कि सॉलिड में क्यों ये नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि एक्वस स्टेट में कैसे इसका बॉन्ड वीक हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, और मोल्टेन स्टेट में कैसे वीक हो जाता है और ये फ्री मोबाइल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोनाइजेशन देखते हैं, आयोनाइजेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है आयन में। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ये तो हमने देख लिया, और इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वाटर सॉल्यूशन में जब जाता है ना, तब यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता, आयोनाइजेशन होता है। डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन होगा पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पे इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस देख लो। आयोनाइजेशन क्या होता है, डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन में फॉर्मेशन होगा, बनेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा मॉलिक्यूल से, जो कि शुरुआत में पहले से आयोनिक स्टेट में नहीं है। कैसे,
पॉजिटिवली और निगेटिव, तो वो जाकर बनेंगे, पानी में जब जाएंगे तब बनेंगे, आयोनाइज होंगे। जबकि डिसोसिएशन में क्या होता है, ऑलरेडी वो आयंस हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आयोनिक कंपाउंड में, और बस वो क्या होते हैं, अलग होते हैं इलेक्ट्रॉन में। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, HCl है, HCO है, और यहाँ पे देखो ये आपका NH4OH हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है। तो ये आपके कैसे हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में पोटेशियम क्लोराइड है, लेड ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, यानी कि ऑलरेडी इसके अंदर पोटेशियम का कैटायन है और क्लोरीन का एनायन है। ये क्या करेगा, ये पानी में जाएगा तब ये जो है जाकर फॉर्म करेगा। तो आयोनाइजेशन में होता क्या है कि HCl जो है ना, गैसियस स्टेट में या फिर प्योर लिक्विड स्टेट में ये कैसा होता है, HCl अनआयोनाइज्ड होता है, यानी ये आयोनाइज्ड नहीं होता है और कंडक्ट नहीं करता है, ना ही ये कंडक्ट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना, कंडक्ट करेगा ये, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन ये पोलर कोवेलेंट होता है नेचर में, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है अपने मॉलिक्यूल में कि हाइड्रोजन एटम के पास कैसा है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन एटम के पास जो है कि स्लाइट निगेटिव चार्ज होता है। HCl में क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और क्लोरीन के पास स्लाइट निगेटिव चार्ज है। जब इसमें जो पानी है, पानी को ऐड किया जाता है वाटर को, तो होता क्या है कि जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, वाटर का, वो एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल किसके ऊपर, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि प्रेजेंट होता है HCl के अंदर, और इसी की वजह से बनता है आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या बना यहाँ पे, जो ये है जैसे कि H2O है, वाटर है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये आपका हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और इसी की वजह से देखो होता क्या है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का, और साथ में आपको क्या मिलता है, क्लोरीन का एनायन मिलता है। तो H+ आयन जो है कंबाइन कर जाता है किसके साथ, H2O के साथ। ये जो H+ आयन है ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है और फॉर्मेशन देता है किसका, हाइड्रोनियम आयन का। तो ये देखो क्या है, ये आयोनाइजेशन है, ना कि डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में ऑलरेडी वो आयंस होते हैं, बस सेपरेट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब वो जाते हैं वाटर में तब जाकर वो आयोनाइज होते हैं, है ना। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, तो बेस्ड ऑन ईज with which atoms of metal lose electron to form positively charged ion, the metals are arranged in a series known as electrochemical series। यानी कि कितनी आसानी से कौन सा एलिमेंट कितनी ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, यही चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग डिस्चार्ज एट कैथोड, यानी नीचे की तरफ जितना आओगे तो उतना ही ईज यानी आसान हो जाएगा डिस्चार्ज होना कैथोड पे, यानी उतने ही आसानी से ये क्या कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। और कैसे डिस्चार्ज होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कैसे पढ़ा जाता है इसको, केदारनाथ का माली ये नहीं है भैया, ये आपका अलग से याद करना पड़ेगा। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। वैसे भी कुछ ना कुछ तो सब बना ही लेते हैं। जिंक है, आयरन है, निकल है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है यहाँ पे, और ये आपका प्लेटिनम है। तो देखो जिस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें सोडियम जो है ज़्यादा इजीली सोडियम के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा इजीली, मच मोर इजीली देन कॉपर। जैसे कि कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉपर के कैटायन में, तो उसी तरीके से जिंक जो है
आपका जिंक का कैटायन बन जाएगा मोर इजीली देन सिल्वर, बनेगा जो सिल्वर के कैटायन में, सिल्वर का एटम सिल्वर के कैटायन में बनेगा। तो ये जो ऊपर में है ये ज़्यादा इजीली जो है कि पॉजिटिव आयन फॉर्म कर देंगे नीचे वाले के कंपैरिजन में, यानी जो जितना ऊपर है उतना ही जल्दी वो जो है फॉर्म करेगा अपना पॉजिटिव आयन। फिर उसी तरीके से अभी इसमें देखो कुछ बातें और हैं जो हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई मेटल है जो कि हायर पोजीशन पे रखा हुआ है सीरीज में, तो डिस्प्लेस कर देगा नीचे वाले को ज़्यादा इजीली जो लोअर पोजीशन में है। मेटल जो नीचे है हाइड्रोजन से, ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो नीचे वाले मेटल हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन। उसके अलावा एलिमेंट्स जो लोअर सीरीज़ में होते हैं, यानी लोअर सीरीज़ में ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये एलिमेंट्स ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, क्योंकि इनका जो कैटायन है ना इजीली क्या करेगा, इनका जो कैटायन है ये इजीली जाके कैथोड पे गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है तो उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं, कैटायन की तो देख लिया वैसे ही सीरीज़ है किसकी, एनायन की। एनायन वाले में भी देखो इंक्रीजिंग इज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हाइड्रो ऑक्साइड जाएगा, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रेट और उसके बाद सल्फेट जाने वाला है। अब इसके बारे में देखो क्या है, इस सीरीज़ के बारे में, जितना नीचे पोजीशन रहेगा एनायन का सीरीज़ में उतना आसानी से ये डिस्चार्ज होगा, ये बात तो हम लोगों ने कर ली। और जितना ऊपर पोजीशन है एनायन का सीरीज़ में उतना ही दिक्कत होगा इसको लूज़ करने में इलेक्ट्रॉन, उतना ही मुश्किल से ये लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडाइज भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल से होंगे जितना ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड। ये सिलेक्टिव डिस्चार्ज क्या होता है, ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। सिलेक्टिव डिस्चार्ज इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में देखो हो सकता है एक कैटायन के अलावा भी दूसरा कैटायन हो और एक एनायन के अलावा भी दूसरा एनायन हो, तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत होती है, ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा वाला पहले डिस्चार्ज होगा। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज या फिर सेलेक्टिव डिस्चार्ज की इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। वो 3 फैक्टर क्या हैं, रिलेटिव पोजीशन आयन का कहाँ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, या फिर रिलेटिव कंसंट्रेशन कितना है आयंस का, यानी कितनी मात्रा में आयंस हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में, और नेचर कैसा है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहला वाला रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से, तो रिलेटिव पोजीशन में जैसे आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ले लो कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलाइसिस ले रहे हैं तो कॉपर सल्फेट मौजूद होगा इलेक्ट्रोलाइट में और साथ ही साथ उसके अंदर वाटर भी होना है। तो कॉपर सल्फेट जब ब्रेक करेगा तो कॉपर के कैटायन में ब्रेक करेगा और सल्फेट के एनायन में ब्रेक करने वाला है। वैसे ही वाटर ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन का आयन वो कैटायन बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड का एनायन भी बनेगा। अब यहाँ पे देखो 2 आपके कैटायन हैं, कैटायन कितने हैं, 2 हैं। उसी तरीके से एनायन आपके 2 हैं, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे, तो ये आप देखो तो 2 आपको यहाँ पे कैटायन मिल रहे हैं और 2 आपको यहाँ पे एनायन मिल रहे हैं। तो कैथोड के ऊपर ये दोनों जाएंगे, कैथोड C2C जाएगा, तो ये कैटायन जो है दोनों के दोनों जाएंगे कैथोड पे। लेकिन कैथोड पे जाने के बाद होगा क्या, मूव तो दोनों करेगा कैथोड पे, कॉपर भी करेगा और हाइड्रोजन भी करेगा, लेकिन होगा क्या, कॉपर यहाँ पे पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ में ये लोअर पोजीशन पे है, इसलिए ये पहले प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। उसी तरीके से हम एनायन कहाँ जाएगा भाई, एनोड पे जाएगा। तो एनायन एनोड पे जो जा रहा है तो इसमें 2 एनायन है, एक तो सल्फेट का है एक हाइड्रोक्साइड का है।
तो हाइड्रो ऑक्साइड लोअर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, एनायन वाली सीरीज़ में, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज कौन होने वाला है, हाइड्रो ऑक्साइड होने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो दूसरा रिलेटिव कंसंट्रेशन पे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन में जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेटेड हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये हमने ले लिया। तो जब हमने ये सॉल्यूशन लिया तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम का कैटायन मिलेगा और क्लोरीन का एनायन मिलेगा। वहीं वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन का कैटायन मिलेगा और हाइड्रो ऑक्साइड का एनायन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, दो आपके यहाँ पे कैटायन मिल रहे हैं जो कि कहाँ जाने चाहिए, कैथोड पे जाने चाहिए। दो यहाँ पे आपको कौन मिल रहा है, एनायन मिल रहा है जो कि कहाँ जाने चाहिए, एनोड पे जाने चाहिए। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, ये दोनों ही माइग्रेट करेंगे कैथोड को, लेकिन सोडियम का हायर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड NaCl है, उसके बावजूद H+ जो है वो क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये जाके डिस्चार्ज होगा पहले, तो ये डिस्चार्ज होगा फर्स्ट। अब देखो सोडियम का यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, उसके बावजूद H+ क्यों जाएगा, क्योंकि ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ा, क्योंकि इनको गेन करना ज़्यादा मुश्किल होगा जिन्होंने आसानी से लूज़ कर दिया है। वहीं बात करें दोनों एनायन के बारे में जो एनोड की तरफ जाने वाले हैं, तो दोनों ही के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ही कहाँ मूव कर गए, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ मूव करने के बाद OH- ये क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन क्लोरीन का ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन पहले डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज फर्स्ट। ऑल्दो OH कहाँ है, OH ऑल्दो कहाँ है, लोअर है, लोअर पोजीशन पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, लेकिन उसके बावजूद ये क्लोरीन पहले डिस्चार्ज होगा एनोड के ऊपर, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फिर इसके बाद तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे किस तरह से वो डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए हैं या तो वो इनर्ट हों, इनर्ट या फिर एक्टिव होते हैं। इनर्ट का मतलब वो होता है जो कि पार्ट नहीं लेता है, डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में ये कोई पार्ट नहीं लेगा, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जो पार्ट लेते हैं, किस में, आपके रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसके अंदर। तो अगर इनर्ट का इस्तेमाल किया गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है, तो सिर्फ पहले के जो दो थे ना, वो दो रिस्पॉन्सिबल होंगे, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तीसरे का कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रोड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, जैसे कि आपने या तो कॉपर का इस्तेमाल किया है, सिल्वर का इस्तेमाल किया है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में ये जो है कि अपना रोल प्ले करेगा, ये केमिकल रिएक्शन में जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम किसका इस्तेमाल करें, कॉपर इलेक्ट्रोड्स का, किसका इस्तेमाल करें, कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल, तो ऐसे केस में होगा क्या कि जो कॉपर का एटम है वो कहाँ जाएगा, कॉपर का एटम वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और वहीं कॉपर का जो आयन होगा, ठीक है, वो फॉर्म होगा कहाँ पे, फॉर्म होगा एनोड पे। तो यहाँ पे ये फैक्टर इसलिए काम करेगा क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। तो इनर्ट लिया तो सिर्फ पहले का दो फैक्टर, सिर्फ ये दो फैक्टर काम करेगा, ये पहले का। और इलेक्ट्रोड पे कब आता है बात, इलेक्ट्रोड पे बात तब आती है जब आप कैसा इलेक्ट्रोड चूज़ कर रहे हो, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड चूज़ कर रहे हो जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले लेड ब्रोमाइड के। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमने लिया है मोल्टेन लिया है हम लोगों ने लेड ब्रोमाइड को, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड को लिया हुआ है। और टेम्परेचर जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होगा अबव 380 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लेड ब्रोमाइड का। और कंटिन्यूसली इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली बर्नर से, ताकि ये टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे इसके गलने के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग लेना है लिए हैं वो किसका लिया है हमने, सिलिका क्रूसिबल का लिया हुआ है। ये क्रूसिबल जो कि सिलिका का बना हुआ है उसका हम लोगों ने सेल लिया है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो कैथोड और एनोड दोनों ही किसके बने हुए हैं, ग्रेफाइट के। किसके बने हुए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, और ये सब किससे कनेक्टेड है, ये बैटरी की निशान है, ये तो आप जानते ही हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये बैटरी से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसमें कैटायन एनायन प्रेजेंट है वो देखो यहाँ पे जूम करने पे दिख रहा होगा, लेड का है और साथ में ब्रोमीन के एनायन है। कौन कौन से यहाँ पे हैं मौजूद, तो यहाँ पे मौजूद है आपका लेड का है और साथ ही साथ ब्रोमीन के एनायन है। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होना है, कैथोड दिख रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा कि जो लेड है वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और लेड एटम फॉर्म होगा यहाँ पे। वहीं अगर बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होना है, एनोड पे आपका जाएगा ब्रोमीन का एनायन और वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगा, ब्रोमीन का एटम। और फिर यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या बनेगा, एक ब्रोमीन के दो एटम मिलके ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें कि ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है वो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ये जो लेड ब्रोमाइड है लिक्विड स्टेट में वो ब्रेक हो रहा है लेड में जो कि सॉलिड है और साथ में ब्रोमीन जो कि गैस है उसमें। तो आपको ये तो पता होगा, ये हमने बताया है कि एक्चुअली में A to A ये याद रखो और C to C याद रखो। तो एनायन कौन था हमारा, ब्रोमीन था, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा यानी पॉजिटिव वाले पे जाएगा। वहीं हमारा कैटायन कौन था, लेड था, तो लेड कहाँ जाएगा, हमारा कैथोड पे जाएगा जो कि हमारा निगेटिव है। क्योंकि क्या होगा ना, ये अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, ये अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑब्जर्वेशन, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन के दिखाई देंगे। कहाँ पे, एनोड पे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे। किसके, आपके ब्रोमीन के दिखाई देंगे। और कैथोड की बात करो, कैथोड की, तो यहाँ पे कैथोड पे आपको क्या दिखाई देगा, ग्रे कलर का मेटल दिखाई देगा, जो कि ग्रे मेटल कौन है, यहाँ पे लेड है। ये फॉर्म होगा कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें तो जब करंट को यहाँ पे टर्न ऑन किया जाएगा तो जो मोल्टेन स्टेट में यहाँ पे लेड ब्रोमाइड है, तो इसमें ये तो अभी मोबाइल आयन हो गया, तो ये लेड क्या करेगा, ये लेड का जो कैटायन है मूव करेगा कैथोड पे और वहाँ जाके ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा, लेड का एटम बन जाएगा। वहीं ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा एनोड के ऊपर। एनोड को क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देके वो क्या फॉर्म करेगा, ब्रोमीन का एटम फॉर्म करेगा, और फिर वैसे ही दो ब्रोमीन के एटम एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये रहा आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब जैसा कि ये सिलिका क्रूसिबल को हम लोग देख रहे हैं, ये कैसा है, एक नॉन रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन रिएक्टिव होता है ये सिलिका। तो इसीलिए जो क्रूसिबल हम लोगों ने बना रखा है ये किसका है, सिलिका का बनाया हुआ है। और इसकी वजह से एक और ख़ासियत है इसके अंदर कि ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। ये क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है ये।
और स्लोली इसको जो है बाहर से हीट किया जाता है। सॉलिड लेड ब्रोमाइड जो होता है ना, वो एक लेड ब्रोमाइड अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड होने में ये नॉन कंडक्टर है, इसीलिए कैसा लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, लिक्विड लिया हुआ है। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में अगर ये रहेगा तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और ये कभी भी आयंस मोबाइल नहीं होंगे और ये अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने से। ग्रेफाइट का यहाँ पे जो रॉड है वो हमने ग्रेफाइट का लिया है, ग्रेफाइट को यहाँ पे प्रीफर किया है और दूसरे इनर्ट के ऊपर जैसे प्लेटिनम वगैरह है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है अनअफेक्टेड रहता है। ग्रेफाइट क्या होगा, ग्रेफाइट अनअफेक्टेड रहेगा किससे, ब्रोमीन वेपर से। ब्रोमीन के जो वेपर्स है ना उससे ये जो है इनर्ट रहेगा, ब्रोमीन वेपर से इसके ऊपर ग्रेफाइट रॉड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया है, ग्रेफाइट रॉड लिया है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम। अब वाटर कैसे एसिडिफाइड करोगे, तो एसिडिफाइड वाटर का मतलब होता है कि वाटर रहेगा और वाटर के साथ साथ उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है मोर वाटर लेस एसिड। अब एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने H2SO4 का भी ही इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया, ये भी एक अहम बात है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे पहली बात तो एक नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, ये इवेपोरेट नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं या फिर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो ये सब कैसे हैं, ये सब वोलेटाइल होते हैं। तो जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होगा, ये इवेपोरेट करेगा तो दिक्कत होगा जब ये पानी के अंदर मिक्स करोगे आप इसको। तो इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के लेंगे हम लोग इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर हम लोग प्लेटिनम फॉयल के लेने वाले हैं। किसके, प्लेटिनम फॉयल के लेने वाले हैं, क्योंकि ये कैसा रहेगा, इनर्ट रहेगा और कनेक्ट होगा किससे, ये कॉपर वायर से टू द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये जो है कनेक्शन यहाँ पे कॉपर वायर से करेंगे, 2 टर्मिनल के वो बैटरी के 2 टर्मिनल से यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर देंगे। पूरा दिखाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। आयोनाइजेशन कैसे करेंगे, तो देखो वाटर जो है नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ऑलमोस्ट सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है और ये आयन फॉर्म कर सकता है। तो आयन को फॉर्म करवाने के लिए ही हमने क्या किया है, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल किया है। तो डाइल्यूट H2SO4 करेगा क्या, ये कैटेलाइज कर देगा इसके आयोनाइजेशन को, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिफाइड वाटर का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा इसके अंदर की किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि इसमें 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हमने बात की वाटर, दूसरा हम बात कर रहे हैं H2SO4, दोनों हैं इसके अंदर। तो वाटर ब्रेक डाउन होगा H+ में और साथ ही साथ OH- में। वहीं हम बात करें H2SO4 की, तो ये भी H+ में ब्रेक होगा और साथ ही साथ सल्फेट के एनायन में भी ब्रेक होगा। तो जो आयंस यहाँ पे मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, ये 4 के चारों यहाँ पे मौजूद हैं। 4 क्या, बल्कि यहाँ पे इसके अलावा वाटर भी होगा, पार्टिकल में वाटर भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो वाटर भी रहेगा क्योंकि इसमें स्लाइटली थोड़ा सा हमने डाला है, वो तो आयनाइज करेगा पूरे को ही। रिएक्शन कैथोड पे क्या होने वाला है, तो एक रिएक्शन यहाँ पे कैथोड पे होने वाला है और एक रिएक्शन आपका यहाँ पे एनोड पे होने वाला है। अब जैसा कि आपने देखा है कि C2C और A2A होता है, तो जो H+ आयन है वही सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन है। पॉजिटिवली चार्ज में सिर्फ H+ है, तो वो माइग्रेट करेगा कहाँ पे, कैथोड पे। और ये H+ कैथोड पे जब जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन का एक
एटम बना लेगा। फिर ऐसे ही एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। ये रिएक्शन हुआ आपका कैथोड पे। एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे एनोड पे आप देखो तो दो निगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं। एक तो आपका OH माइनस है और एक आपका सल्फेट का है ना, SO4। तो ये दोनों के दोनों माइग्रेट करके जाएंगे एनोड के पास। लेकिन कौन लोअर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो लोअर आपको याद होगा कि OH माइनस है। तो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, जाएगा और जाकर एनोड पे यहाँ गेन हुआ है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, और लूज़ करेगा तो OH बन जाएगा बिल्कुल न्यूट्रल। फिर ये एक OH दूसरे OH के साथ जो ऐसे ही बना होगा उसके साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। और फर्दर ये ऑक्सीजन जो है किसी और ऐसे ही बने हुए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है एक में, और एक में आपको ऑक्सीजन के बबल्स दिख रहे हैं। तो दिख रहा होगा, देखो एक हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है और एक क्या फॉर्म हो रहा है, एक आपका ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है एक में। दोनों के दोनों गए है ना, सिंस ये भी गया और साथ में H+ भी गया, दोनों डिस्चार्ज हैं, तो कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का डिक्रीज़ करेगा। क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का डिक्रीज़ करेगा कैथोड पे। और एनोड पे क्या होना है, डिस्चार्ज जो हम कर रहे हैं OH माइनस का, वो डिस्टर्ब कर देगा आयोनिक इक्विलिब्रियम को। ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ना एनोड पे OH माइनस, ये डिस्टर्ब करेगा, क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा किसको, आयोनिक इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए होगा क्या, मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी फिर आयोनाइज होने लगेगा। यानी कि जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हुआ था वो वाटर फर्दर क्या होगा, H+ और OH माइनस में ये टूटने लगेगा। और जो एक्सेस होगा H+ आयन का वो प्रोड्यूस होगा। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वाटर आयोनाइज हो रहा है तो H+ आयन क्या हो रहा है, अब एक्सेस हो रहा है यानी ज़्यादा हो रहा है। डिस्टर्ब हुआ आयोनिक इक्विलिब्रियम एनोड पे डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से वाटर आयोनाइज हुआ। तो H+ एक्सेस में हुआ, तो H+ एक्सेस में हुआ तो होगा क्या, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो SO4 सल्फेट वाला है, ये जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज़ कर देंगे कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का। कहाँ पे, एनोड के पास। किसके पास, एनोड के पास। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी एसिडिटी में कैथोड के पास और इंक्रीज़ हो जाएगा एसिडिटी एनोड के पास। इसकी वजह से होना क्या है, इसकी वजह से एक डिक्रीज़ होगा कैथोड के पास, डिक्रीज़ होगा एसिडिटी, और एनोड के पास इंक्रीज़ होगा, है ना, एसिडिटी। अब ऐसे केस में देखो होता क्या है कि जो पूरा एसिड है यानी टोटल एसिड H2SO4 इसमें वो अनअफेक्टेड रह जाता है। क्या हो जाता है, अनअफेक्टेड रह जाता है। और सिर्फ आयोनाइजेशन किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन होता है वाटर का। अच्छा, रेशियो देखते हैं इनके वॉल्यूम का, तो रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। और वो रेशियो कैसे आएगा वो हम जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये जो OH माइनस था ये क्या कर रहा है, ये जब एनोड पे जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे रहा है। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा कि इसी तरह से 2 OH और 2 OH आपस में कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, और साथ ही साथ O2 फॉर्म होगा यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। अब यहाँ पे 2 OH और 2 OH ये कंबाइन किए, इसका मतलब कि 4 OH पूरा हुआ। तो ये 4 OH एक्चुअली में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक OH अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 OH का मतलब हुआ कि इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ पे। ठीक है, 4 OH माइनस ने कितना दिया, 4 OH माइनस ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 4 हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को
कंबाइन करेगा, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम तो बनना है। तो ऐसे में क्या बनेगा, 2H2 बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस फॉर्म में आ गए, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में आ गए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इसीलिए 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का मिलता है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम एनोड। एनोड तो प्लेटिनम का रहेगा, लेकिन कैथोड या तो प्लेटिनम का या फिर हम कॉपर का जिसका चाहें उसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज़ करना है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे। कैसा सॉल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसका, कॉपर सल्फेट का। और ये जो कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, ये प्रिपेयर्ड रहेगा डिस्टिल्ड वाटर में। किस में प्रिपेयर्ड रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर में। और इसमें जो है ना कि स्मॉल अमाउंट में क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में H2SO4 भी रहेगा, और वो भी कैसा, कंसनट्रेटेड। और ऐसा क्यों रहेगा, ताकि जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जो है कि ब्रेक होने वाला है। एक तो आपने कहा कॉपर सल्फेट, और दूसरा कौन है, वाटर। तो कॉपर सल्फेट में क्या निकलेगा आपका, कॉपर, और साथ में यहाँ पे निकला आपका सल्फेट, कैटायन एनायन। उसी तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड एनायन। अब पार्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ये चार के चारों पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और साथ में देखो H2O भी यहाँ पे है, वाटर भी तो है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयंस की, तो आयंस में 2 कैटायन मौजूद हैं, 2 एनायन मौजूद हैं। अब ये कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं आपके कैटायन कैथोड पे जाने वाले हैं, और एनायन कहाँ पे जाने वाले हैं, एनोड पे जाने वाले हैं, A2A C2C। तो इन दोनों में से पहले कौन जाएगा, कॉपर। ये खुद को डिपॉजिट करेगा। तो जो कॉपर आयन है ये हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में, तो इसीलिए ज़्यादा पहले डिस्चार्ज होंगे, हाइड्रोजन से भी पहले। तो यानी कि कॉपर क्या करेगा, कॉपर जाएगा कैथोड के पास और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर का एटम फॉर्म होगा। कॉपर एटम डिपॉजिट कर लेगा खुद को कैथोड पे। कैथोड पे चाहे कॉपर लगा हो या फिर चाहे प्लेटिनम लगा हो। वहीं एनोड पे अगर हम रिएक्शन देखें तो एनोड पे भी देखो 2 निगेटिव चार्जेस हैं, निगेटिव आयन हैं। तो 2 निगेटिव आयन में से दोनों ही माइग्रेट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में OH आयन जो है लोअर है, किससे, एज़ कम्पेयर टू SO4 से। तो ये जो है कि OH पहले डिस्चार्ज होगा, यानी कि 4OH ये या कहाँ क्या करेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और 4OH फॉर्म करेगा, और यही आपका 2OH और 2OH मिला के क्या बनने वाला है, 4OH यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, एक्चुअली में ये 2OH और 2OH मिलके क्या बनाएगा, 2H2O प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। तो एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिला, तो आपको प्रोडक्ट एनोड पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिला, और कैथोड पे जो आपको प्रोडक्ट मिला वो आपको कॉपर मिला। ये किस कलर का होगा, या तो पिंक कलर का होगा या फिर रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, जब डिपोजिशन होता है कॉपर आयन का, कंप्लीट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है वाटर का। ठीक है, जब कॉपर का पूरा डिपोजिशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद फर्दर होता क्या है, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन नहीं, क्या कहोगे आप इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। किसका, वाटर का, ऑफ वाटर। तो अब क्या होगा, कैथोड, और यहाँ पे कैथोड पे जो है कि ये आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, अरे हाइड्रोजन लिबरेट होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे। लेकिन ये कब होना है, जब आपका कॉपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसका डिपोजिशन तब होना है। जो ब्लू कलर है कॉपर आयन का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, धीरे धीरे फेड करने लगेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा काम हो चुका है, कैसे कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा ये डिपोजिशन। तो डिपोजिशन कंप्लीट होने का साइन क्या है कि ये जब
ब्लू कलर जो है इसका, कॉपर सल्फेट वाला जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड करने लगेगा। फेड क्यों करने लगेगा? क्योंकि जो कॉपर का आयन है वो फाइनली जो है ख़त्म होने लगेगा डिपोजिशन होने की वजह से। तो ख़त्म होने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर से, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन होता है नॉन मेटल का, और ये हमेशा कहाँ होगा? एनोड पे। और रिडक्शन मेटल का कहाँ होगा? या फिर हाइड्रोजन का हमेशा कैथोड पे होना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब पिछले वाले में देखो प्लैटिनम लिया हुआ था हमने, और इस बार हम लोग किसको लेने वाले हैं? इस बार हम लोग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों में देखो डिफरेंस भी अभी हमको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है अलग अलग। तो यहाँ पे हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट का। तो जब डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? वही चीज़ें आएंगी जैसे कि यहाँ पे आया था, कॉपर सल्फेट है और साथ ही साथ वाटर है। ठीक है, एक्चुअली में ना ये एरो इस तरीके का होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है ना, इसलिए इस तरीके का एरो लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये कॉपर और सल्फेट ये अलग हो गया, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये भी अलग हो गया। अब ये सारा आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये सारा आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपको मालूम है C2C यानी कि कैथोड पे जा रहा है ये, और ये कहाँ जाएगा? A2A यानी कि ये कहाँ जा रहा है? एनोड पे जा रहा है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है? पहले एनोड पे ही देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या फॉर्म होगा? कॉपर का कैटायन फॉर्म होगा एनोड के ऊपर। ठीक है, एक तरफ एनोड के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अब देखो सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये एनोड कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के पास तो ये दोनों ही दौड़ के गए होंगे, ये दोनों ही माइग्रेट किए होंगे किसके पास? वो एनोड के पास। माइग्रेट किए होंगे एनोड के पास कि भाई हमको क्या करना है? हमको डिस्चार्ज होना है। लेकिन एक्चुअली में ये दो के दोनों ही डिस्चार्ज नहीं हुए। दोनों के दोनों डिस्चार्ज क्यों नहीं हुए? तो दोनों के दोनों डिस्चार्ज नहीं हुए क्योंकि एनोड का नेचर ही वैसा है। नेचर ऑफ एनोड, एनोड में नेचर में आपने क्या लिया हुआ है? कॉपर लिया हुआ है। क्या लिया है आपने यहाँ पे? कॉपर का आपने एनोड लिया हुआ है। और कॉपर क्या करता है? कॉपर करता है लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ज़्यादा आसानी से। किससे? इन कंपैरिजन टू सल्फेट और OH, इन दोनों से ज़्यादा इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो इसीलिए ये खुद को आयोनाइज करेगा, और खुद को आयोनाइज करके क्या फॉर्म करेगा? कॉपर के कैटायंस फॉर्म करेगा। ये कहाँ हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। वहीं आप आ जाओ कैथोड के पास, तो कैथोड किस चीज़ का है? कैथोड भी कॉपर का है। तो कैथोड पे क्या होगा? यही जो कॉपर के कैटायन हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर का एटम फॉर्म करेंगे। अब हुआ क्या? यहाँ पे भी कॉपर के भी कैटायन गए और साथ में हाइड्रोजन के भी कैटायन गए, लेकिन यहाँ पे कॉपर के कैटायन ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो गए क्योंकि इनको न्यूट्रल होना था। क्योंकि कॉपर का ही है तो वो आसानी से जाके इससे मिल गया। और वैसे भी कॉपर जो है कि हाइड्रोजन से बिलो है, तो ज़्यादा प्रिफरेंशियली यही डिस्चार्ज होगा। तो कॉपर एनोड कीपिंग डिसॉल्विंग ड्यूरिंग रिएक्शन, ये टूट टूट के गिरता जाएगा, टूट टूट के गिरता जाएगा। किसके अंदर? ये टूट टूट के गिरता जाएगा कॉपर किधर से? एनोड की तरफ से, और जाके ये जमा होता जाएगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? पिंक या फिर रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया एक्वस कॉपर सल्फेट का, वो एसिडिफाइड किया जा सकता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, और इसकी वजह से जो है कि कंडक्टिविटी यहाँ इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्या फ़र्क पड़ा कि यहाँ पे सल्फेट
और H+ ये दोनों के दोनों ही डिस्चार्ज नहीं हुए। यहाँ एक तरफ से ये पूरा झड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये इसके ऊपर डिपोजिशन से ये कैसा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा कैथोड आपका, और ये बाकी दोनों के दोनों अंदर सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि इनके अंदर का जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो तब तक फीड नहीं करेगा जब तक कि इसमें से कॉपर के जो कैटायन है वो ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पे कॉपर इस पे डिपॉजिट होगा वैसे वैसे इससे कॉपर टूट टूट के गिरता जाएगा एनोड से। तो इसकी वजह से जो कलर होता है ना वो मेंटेन्ड रहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारे जो है कि टेक्निकल और कॉमर्शियल एप्लीकेशन हैं इसके। और इसमें है सबसे पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ मेटल्स, चीज़ों को क्या करना, इलेक्ट्रोप्लेट करना मेटल्स के साथ। इसके अलावा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना मेटल्स का, ये हम मेटलर्जी में भी पढ़ने वाले हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और ये हम लोग एक्सट्रैक्शन मेटल का ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मेटलर्जी में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है वो देखो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि थिन फिल्म, किस चीज़ की, थिन फिल्म ऑफ मेटल, जैसे कि मेटल हो आपका गोल्ड या फिर सिल्वर टाइप का, या निकल हो, क्रोमियम हो, एटसेट्रा, उसको डिपॉजिट किया जाता है, उसको डिपॉजिट किया जाता है ऑन अनदर मेटेलिक आर्टिकल, दूसरे मेटेलिक आर्टिकल के ऊपर। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिपॉजिट करवाते हैं। और इसका डिपोजिशन हम लोग क्यों करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करवाया जाता है, विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इससे ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं, एक तो है डेकोरेशन पर्पस, यानी सजाने के लिए। यानी कि जैसे कि आप मेनली देखा होगा आपने कि जो ब्रास के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सिल्वर से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर क्या आ जाए, शाइनिंग अपीयरेंस आ जाए, कैसा हो जाए वो, चमकदार हो जाए। इसके अलावा और चमकदार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा आपको, ब्यूटीफुल दिखाई देगा। वहीं बात करें तो हम लोग इसको करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ताकि उसको जंग लगने से बचाया जाए, ख़राब होने से बचाया जाए। आयरन के जो टूल्स होते हैं आयरन के, इनको अक्सर जो है कि या तो निकल से या फिर क्रोमियम से इसको क्या किया जाता है, या फिर जिंक से इसको प्लेट कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर आयरन के ऊपर पतली सी फिल्म चढ़ा दी जाती है इसकी। और ये फिल्म क्या करती है, आयरन का जो कनेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि वाटर के साथ और साथ ही साथ वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ वो कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रस्ट नहीं होता है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो एक तो हो गया आपका ब्यूटी पर्पस के लिए, डेकोरेट करने के लिए, और दूसरा हो गया रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं यहाँ पे इसको सिल्वर से। तो सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए एक परफेक्ट अगर डिपॉजिट चाहिए हम लोगों को सिल्वर का किसी आर्टिकल पे, तो मान लो कि ब्रास का वो चम्मच है उससे, है ना, ब्रास जस्ता बोलते हैं ना शायद इसको। तो जो स्पून है उसको पहले अच्छे से आपको साफ़ करना होगा, और साफ़ करने के बाद उस चम्मच को क्या करना होगा, हॉट सॉल्यूशन किसका लेंगे, कॉस्टिक सोडा का, उसमें इसको हम लोग धुलेंगे, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद उससे धुलेंगे और फिर वाटर से। अब इसको जो है कि डिटर्जेंट वगैरह से साफ़ करेंगे कई बार विथ डिस्टिल्ड वाटर के साथ, फिर इसको सुखाया जाएगा इस चम्मच को, और फिर इसको कैथोड पर लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, परफेक्ट डिपॉजिट पाने के लिए पहले चम्मच को साफ़ किया जाएगा कॉस्टिक सोडा से, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फिर पानी से, और फिर डिस्टिल्ड वाटर से, साबुन से, डिटर्जेंट से कई बार इसको साफ़ करेंगे, फिर चम्मच को सुखाएंगे और इसको कैथोड पे लगा देंगे। लगा दिया इस तरीके से। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसका नाम है सोडियम ये है
सोडियम आर्जेंटो साइनाइड ये इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर सोडियम ना मिले तो बस पोटेशियम लगा दो, पोटेशियम आर्जेंटम साइनाइड, आर्जेंटो साइनाइड, ठीक है, ये इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो सोडियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो किया क्या जाता है कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ, और ये हमको बना के देता है सिल्वर साइनाइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट बना कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो प्रेसिपिटेट मिला हुआ है सिल्वर साइनाइड, अरे सॉरी हाँ सिल्वर साइनाइड है, तो ये जो हमारा सिल्वर साइनाइड मिला हुआ है इसको हम लोग फर्दर रिएक्ट करवाएंगे सोडियम साइनाइड से, तो हम लोगों को मिलेगा सोडियम आर्जेंटो साइनाइड मिलने वाला है। ये 2 स्टेप में होगा आपका सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, ये अब मिल गया। अब देखो ये तो प्रिपेयर किया हम लोगों ने कि किस तरह से मिला, तो पहले हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, है ना, सोडियम साइनाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग ऐड करेंगे तब तक कि वो जस्ट जो है डिसॉल्व ना हो जाए ना प्रेसिपिटेट। डिसोसिएशन कैसे होगा, तो डिसोसिएशन जब इसका हम लोग करेंगे, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड की, तो जब हम इसको यहाँ पे ये ब्रेक करेगा सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, तो ब्रेक करने पे ये फॉर्म करेगा सोडियम का आयन, साथ में सिल्वर का आयन और साथ में साइनाइड का एनायन। इसके अलावा क्या है सॉल्यूशन के अंदर, वाटर है, तो वाटर में भी क्या फॉर्म होगा आपका H+ आयन और साथ में OH-। अब यहाँ पे रिएक्शन कैथोड और एनोड पे हमको देखनी है, कहाँ पे, कैथोड पे रिएक्शन देखनी है और साथ ही साथ एनोड पे भी रिएक्शन देखना है। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, आर्टिकल जिसको कि हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, आर्टिकल हमारा देखो कैथोड पे ही है, चम्मच हमारा कैथोड पे है, वो तो साफ़ सुथरा करके रख दिया गया है। वहाँ पे होना क्या है, कैथोड पे जो सिल्वर के कैटायन हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और सिल्वर वहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये सिल्वर किस पे डिपॉजिट हो रहा है, ये सिल्वर हमारा चम्मच पर ही डिपॉजिट हो रहा है। वहीं बात करें एनोड की, तो एनोड किस चीज़ का है, वो ब्लॉक है एक, किसका, प्योर सिल्वर का। तो एनोड में क्या होना है, एनोड में सिल्वर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सिल्वर के कैटायन फॉर्म करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट में टूट के गिरता जाएगा। यानी कि यहाँ से इसको ऐसे जूम करो और यहाँ देखो, यानी कि यहाँ ये टूट के क्या गिरा, टूट के गिरा Ag+, और यहाँ पे ये Ag+ माइग्रेट करके गया यहाँ, और यहाँ पे Ag बन गया इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यानी ये टूट के गिरता जाएगा और यहाँ जाके डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, जब तक कि ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए या पूरा डिपॉजिट इसके ऊपर अच्छे से हो ना जाए। अब सवाल उठता है बाकी सबका, तो बाकी सबका सवाल उठता है, तो जहाँ तक बात है किसकी, आपके साइनाइड को जो एनायंस है, एनायंस में ये जो Cn के थे और OH- के, ये दोनों ही एनोड की तरफ बढ़ेंगे, एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे निगेटिव वाले, लेकिन कोई भी इनके अंदर से डिस्चार्ज नहीं होना है। इसके अलावा बल्कि होगा क्या, जो एटम हैं एनोड के यानी सिल्वर के, वो टूट के गिरते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। और ये भी किसकी वजह से है, ये भी इसकी वजह से है, ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जैसे अभी कॉपर वाले में आपने देखा नेचर इलेक्ट्रोड का, तो उसी तरीके से यहाँ पे नेचर पे ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के, कि दोनों जाएंगे तो सही, लेकिन दोनों में से कोई भी यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होने वाला है। डिस्चार्ज होने के बजाय क्या होगा, जो आपका एनोड है वो टूट कर गिरता रहेगा और डिपॉजिट होता रहेगा। और यहाँ पे एटम्स जो सिल्वर के हैं वो डिपॉजिट होते जाएंगे धीरे धीरे स्पून के ऊपर, और बढ़िया से मजबूती से वो कोट होता रहेगा, बिल्कुल वो ढक देगा। थिकनेस जो कोटिंग की होती है ना, वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन के ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर कोटिंग
थिकनेस, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ड्यूरेशन के ऊपर। ड्यूरेशन मतलब कितने वक्त तक के लिए आपने इसको करंट पास होने दिया। और इन द प्रोसेस होता क्या है, एनोड पूरा का पूरा ये जो है एनोड क्या करेगा, पूरा का पूरा ये डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व यानी हमने देखा ही टूट टूट कर गिरता जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसमें मेंटेन रहता है कंसंट्रेशन। ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो कंसंट्रेशन रहेगा, ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। मेंटेन क्यों रहता है? क्योंकि जितना सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होता है उतना ही सिल्वर टूट के सॉल्यूशन के अंदर गिर जाता है। स्पून अब क्या करो, बाहर निकाल लो, और बाहर निकालने के बाद इसको धुल दो बार बार, कई बार, और फिर इसको सुखा दो और इसको पॉलिश कर दो। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर यूज़ किया जाएगा डायरेक्टली ना डाइबल साइनेट की जगह पे सोडियम और सिल्वर के, तो डिपोजिशन जो है कि बहुत फास्ट होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा तो होगा क्या, बहुत फास्ट जो है डिपॉजिट होगा, बहुत फास्ट डिपॉजिट होगा चम्मच के ऊपर, और इसलिए वो स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। डिपॉजिट हमारा ना स्मूथ होगा ना यूनिफॉर्म होगा, बस क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेट करना किससे? निकल से। यहाँ पर देखो उसी तरीके से हमने लगा दिया है कैथोड पे उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमको निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेट करना है। यहाँ पे भी अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि आखिर ये खेल क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है। सबसे पहले तुम सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो। जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर रस्टिंग बहुत जल्दी होती है जब वो हवा में होता है, तो इसलिए उसको जो है कि निकल, टिन या जिंक के से उसको कोट किया जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं वो डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ ले रखी है वो यहाँ पे हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है निकल सल्फेट का। निकल सल्फेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। तो चलो भाई देखो कौन कौन सा यहाँ पे डिसोसिएशन होने वाला है। एक तो हमारा निकल सल्फेट है और दूसरा हमारा वाटर है। तो निकल सल्फेट की बात करें तो निकल का कैटायन और साथ ही साथ सल्फेट का एनायन। वहीं बात करें तो H+ और OH- ये दोनों इसमें ब्रेक हुआ, वाटर भी ब्रेक कर गया, डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव और 2 यहाँ पे कैसे हैं, नेगेटिव। कैथोड की जगह पे क्या रखा हुआ है? कैथोड की जगह पे कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो कैथोड पे आपने क्या रखा है? आपने उस आर्टिकल को रखा हुआ है। कैथोड एक्चुअली में है क्या? आर्टिकल है। जो आर्टिकल क्या करना है आपको, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है। और एनोड पे क्या है? एनोड पे आपने निकल का लिया हुआ है एनोड। तो एनोड पे हो क्या रहेगा? तो कैथोड पे होना क्या है? कैथोड पे तो निकल जिसका पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जाके निकल बनाएगा। यानी कि ये क्या करने वाला है? जाके डिपॉजिट होने वाला है। किसके ऊपर? आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट होने वाला है। वहीं बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होगा? जो निकल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे निकल का कैटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल उस सिल्वर की तरह, जैसे अभी आपने सिल्वर देखा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे होना क्या है? यहाँ से टूट टूट के गिरेगा निकल, ठीक है। और ये जाके धीरे धीरे निकल इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके गिरेगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा इस्तेमाल ना हो जाए। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे नेगेटिव आयन थे, दोनों माइग्रेट करते हैं एनोड को। ये दोनों कहाँ गए? एनोड के पास। लेकिन एनोड के पास जाने के बाद 2 के दोनों डिस्चार्ज नहीं हुए। किसके ऊपर? ये क्या वजह है? ये नेचर, एनोड का नेचर, इसकी वजह से। इंस्टेड जो निकल एनोड है वो क्या कर रहा है? वो निकल का जो एनोड है वही टूट टूट के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहा है। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि जो आर्टिकल हमको
इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमेशा हम कैथोड पे रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा सॉल्यूशन होना चाहिए सॉल्ट का, उस मेटल सॉल्ट का होना चाहिए जिससे हमको क्या करना है, उसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। जैसे हमने हमेशा सॉल्यूशन में कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो कॉपर सल्फेट लिया, सिल्वर से करना है तो हमने जो है कि सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड लिया। तो उसी तरीके से जिस मेटल से करना है उस मेटल का हमको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना होगा इलेक्ट्रोलाइट में। और एनोड जो है उसी स्ट्रिप का बनाना होगा, उसी स्ट्रिप का उस मेटल का हमको यहाँ पे स्ट्रिप लेना होगा एनोड की जगह पे, जो मेटल हमने इलेक्ट्रोलाइट में लिया हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में, और जो मेटल हम चाहते हैं इसको लगाना। जैसे कि यहाँ पे हम निकल लगाना चाहते थे इसके ऊपर, तो हमने निकल सल्फेट लिया सॉल्यूशन में और साथ ही साथ निकल का एनोड भी लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग कॉपर की। ये एक प्रोसेस होता है, ये क्या है, एक प्रोसेस। और इस प्रोसेस से होता क्या है कि जो मेटल हैं जिनके अंदर क्या है, कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, जिनके अंदर गंदगी है, आर प्यूरिफाइड, इनको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ताकि क्या मिल सके, हमको प्योर मेटल मिल सके। क्योंकि मेटल के अंदर थोड़ा सा भी, जैसे कॉपर है तो कॉपर वायर के अंदर अगर जरा सा भी इम्प्यूरिटी रहेगी तो वो उसके कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बिल्कुल ख़राब कर देगा। वायर हम लोग कॉपर का हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसकी कंडक्टिविटी को ये ख़राब कर देता है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये बड़े बड़े मोटे मोटे, एक्चुअली में ये बड़े बड़े मोटे मोटे क्या हैं, स्लैब हैं। किसके स्लैब हैं, इम्प्योर कॉपर के स्लैब हैं। और यही जो पतला पतला बिल्कुल एक लाइन देख रहे हो, ये पतली पतली लाइन हर जगह पे, ये लाइन एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप है किसके, प्योर कॉपर के, जो आपने पहले कहीं से ली होगी। अब ये जो सॉल्यूशन जो वाटर की तरह दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हुआ है हम लोगों ने इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट में हमने बता ही दिया कि कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट में होगा क्या, ये ब्रेक करेगा आपका कॉपर में Cu2+ में, SO4 2- में। अच्छा, कैथोड और एनोड पे क्या लिया हुआ है, कैथोड पे तो हमने पतली स्ट्रिप ली हुई है ना, कैथोड पे प्योर कॉपर है और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ली हुई है प्योर कॉपर की। और जबकि बात करें एनोड पे, तो एनोड पे हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, इम्प्योर कॉपर रखा हुआ है ना। और इसकी जो है कि हमने थिक स्ट्रिप ली हुई है, तो मोटा सा यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिप लिया हुआ है इसका। जब आप इसके अंदर करंट पास कराते हो, क्या कराते हो, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जब आप करंट पास कराते हो, यहाँ पे रिएक्शन होता है। कहाँ कहाँ पे रिएक्शन होगा, जैसे यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके आपने करवाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से कॉपर इस इलेक्ट्रोड्स को लेके किया था, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पे रिफाइनिंग में भी होने वाला है कि एक कैथोड पे रिएक्शन होगा और एक रिएक्शन आपका एनोड पे होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है कि कैथोड पे जो कॉपर है वो गेन करने वाला है इलेक्ट्रॉन और कॉपर मेटल डिपॉजिट होने वाला है। यानी कि ये जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप है जो कि थिन है, इसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होगा यानी कॉपर डिपॉजिट होगा, और ये पतली वाली थिन स्ट्रिप धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर। वहीं बात करें एनोड, एनोड में इम्प्योर कॉपर हमने ले रखा है और जो कि मोटी मोटी स्ट्रिप हैं, यहाँ पर होगा क्या कि जो कॉपर है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और लूज करके इलेक्ट्रॉन कॉपर के कैटायन फॉर्म करेगा, और यही कैटायन क्या करेगा, जाके यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट होगा। यानी ये जो थिक वाली स्ट्रिप है वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएगी, और ये जो थिन वाली स्ट्रिप है धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, और सारी गंदगी इसी के अंदर रह जाएगी। यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है तो वो तुम देखो प्योर मेटल एनोड से टूट रहा है और जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है
हम लोगों को क्या मिलता है, 99.99% सॉरी 99.99 नहीं, 99.9 है, 9% प्योर कॉपर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो जैसे मेटल है, जिंक है, लेड है, मरकरी है, सिल्वर है, कॉपर है, इसको भी रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। फिर आगे अब यहाँ पे देखो क्या ही बचा हुआ है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बचा हुआ है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरह का है कि हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अब देखो बहुत अच्छा है कि इसी चैप्टर के बाद आपका मेटलर्जी दिया हुआ है, ताकि आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से जान पाओगे। तो मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो हायर पोजीशन पे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जैसे कि आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, जैसे एल्यूमिना है। तो ये जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ, तो इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल है। 2050 डिग्री सेल्सियस पे जब मेल्ट कराने जाओगे तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम से भी हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इनका ऑक्साइड जो होता है ना, बहुत स्टेबल होता है। ये जो ऑक्साइड है इनका बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप बस यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो और या फिर हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो और आप इसको रिड्यूस कर सको मेटल में। तो यहाँ पे रिडक्शन इसका पॉसिबल नहीं होता है, ऑक्सीजन रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या करता है, यही प्रोवाइड करता है एक आसान मेथड, ताकि हम इन मेटल्स को क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, कौन से मेटल्स, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके हैलाइड्स से। हैलाइड्स किसको बोलते हैं, हैलोजन वाला ग्रुप, यानी कि उनके क्लोराइड से, उनके ब्रोमाइड से। और ये प्रोसेस कौन सा होता है, ये प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हम किस तरह के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कैथोड मेनली इसमें बना किस चीज़ का होता है, यूजुअली बना होता है आयरन का, और एनोड यूजुअली बना होता है किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते रहते हैं कि जैसे रिएक्टिव मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें आपको H+ आयन मिलेगा मेटल आयन के साथ, यानी मेटल का भी आयन मिलेगा, H+ भी मिलेगा और साथ ही साथ मेटल का भी आयन मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो H+ आयन डिस्चार्ज हो जाएगा पहले, मेटल से पहले। तो इसीलिए आपको कभी भी प्रोडक्ट में मेटल मिल ही नहीं पाएगा। तो जो प्रोडक्ट बार बार फॉर्म होगा कैथोड पे, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस होगा और मेटल जो है सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। तो इसीलिए जो रिएक्टिव मेटल हैं उनको आप एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स के लिए, कि जिनको कि हम लोग उनके हैलाइड से यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड से निकालते, तो इसमें कहा कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग चल लिखिएगा इतना बोला ना, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखने वाले पोटेशियम को, तो पोटेशियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या लेने वाले हैं, फ्यूज्ड, क्या लेने वाले हैं, फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड। ये रात के लगभग जो है कि कितने बज गए हैं, 2 बज रहा है, इसीलिए ये जो है परेशान कर रहे हैं सब। तो फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड आपने इलेक्ट्रोलाइट में लिया है। तो ऐसे में ये फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड लिया तो रिएक्शन क्या होगा आपका, पोटेशियम का कैटायन बनेगा और ब्रोमीन का एनायन बनेगा। अब यहाँ पे कैथोड पे एक रिएक्शन होगा और एक रिएक्शन एनोड पे होगा।
तो कैथोड वाला रिएक्शन देखते हैं एक तरफ, और एक तरफ देखते हैं हम लोग एनोड वाला रिएक्शन। ठीक है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होना है वहाँ पे आपका कैटायन आएगा, और कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और मेटल के डिपॉजिट हो जाएगा, यानी पोटेशियम आपको कैथोड पे मिल जाएगा। वहीं हम बात करें एनोड पे, तो ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ब्रोमीन एटम फॉर्म करेगा, और इसी तरीके से दो ब्रोमीन एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मिला जुला के आंसर ये हुआ कि कैथोड पे आपको पोटेशियम मेटल मिल जा रहा है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। हम किस चीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं कि रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके क्लोराइड और ब्रोमाइड से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम दूसरा एक एग्जांपल लेने वाले हैं सोडियम का। तो सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर सोडियम का रहने दो, इसी की तरह हो जाएगा पोटेशियम का सोडियम की तरह। तो यहाँ पे हम किसका लेते हैं, मैग्नीशियम का लेते हैं। तो मैग्नीशियम में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट में फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है हम लोगों को। अब ये फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो किस में ब्रेक करेगा, ये मैग्नीशियम के कैटायन में और क्लोरीन के एनायन में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ये वाला माइग्रेट करेगा किधर को, कैथोड पे, ये वाला ये जाएगा आपका कैथोड पे, ये जाएगा आपका एनोड पे। ये जब कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे जाने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम मेटल बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम आपको ऑब्टेन हो गया कहाँ पे, कैथोड पे। एनोड पे क्या रिएक्शन होना है, यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एटम फॉर्म करेगा, फिर 2 क्लोरीन एटम इसी तरीके से मिलके क्लोरीन के मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम को एल्यूमिना से Al2O3 से निकाला जाता है। तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे ही हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।